हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मोल कंसेप्ट इस चैप्टर के रिवीजन के लिए आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपने ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व भी किए होंगे। इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन 1 आप देखिए, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ अ सैंपल दैट हैज 1/4 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए जो इंफॉर्मेशन आपके पास है दैट इज 1/4 मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिपोर्ट किया गया है, तो मोल से अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर ऑफ मोल अपने पास कितना है, 1/4। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम। 180 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और टोटल 1/4 मोल आपको दे रखे हैं, तो बेसिकली कितना मास हो गया, 45 ग्राम। सिमिलरली इसके आगे सैंपल में और क्या प्रेजेंट है, 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O। तो C3H4O का जो सैंपल है, इस सैंपल में जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, सब्सटेंस के लिए जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, यहां पे इन्होंने आपको क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से आपको क्या निकालना, वेट। तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम या मोल या वेट में जो रिलेशनशिप आपने पढ़ा है, ये रिलेशनशिप यहां से वापस से रिकॉल हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको वेट निकालना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पहले आप मोल्स फाइंड आउट कर लो। मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से। उससे क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल वेट ऑफ द सैंपल। तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स या कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। और यहाँ पर बेसिकली सैंपल अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स का है, तो इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 का आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये 2 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 1/20 मोल आ गए। और 1/20 मोल C3H4O के सैंपल के हैं। एक मोल का मास आपको इसका पता है, इसका मॉलिक्यूलर मास इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है, आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो। 12 इंटू 3 36 प्लस 4 प्लस 16 40 56 हो गया। ये मॉलिक्यूल्स इतने परसेंट थे अपने पास, मोल आपने क्या कैलकुलेट कर लिए, 1/20 मोल। 1/20 मोल मल्टीप्लाइड बाई 56, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम। C3H4O का जो सैंपल है, इसका वेट भी आपने पता कर लिया। अब लास्ट सैंपल अपने पास किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और एसटीपी पे आपको ये दे रखा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखा जाए तो वैसे तो रियल गैस है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। आइडियल गैस कंसिडर करते हुए वॉल्यूम से क्या निकालना है, इसके नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो CO का जो इस सैंपल में पर्टिकुलर वेट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। 11.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट STP, 11.2 लीटर। तो बताइए यहां पे जो नंबर ऑफ मोल है वो किस तरीके से आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल का वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP, और STP पे 1 मोल गैस या 1 मोल आइडियल गैस का क्या वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का अगर आप डिवाइड कर दोगे टोटल वॉल्यूम में, तो यहां से गैस के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, कितना मोल आ गया, हाफ मोल का कितना मास होगा, हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा, 12 प्लस 16 28, तो ये कितना हो गया, 14 ग्राम। इन तीनों मासेस को ऐड कर दो तो अपने पास सैंपल का टोटल मास आ जाएगा। यहां पे बेसिकली तीनों फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किसी और तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि सब्सटेंस का मास आपको पता हो। सब्सटेंस अगर अपने पास गैस है तो गैस का वॉल्यूम आपको पता हो, मास पता हो, वॉल्यूम पता हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे लिखा जा रहा है, बाकी पार्टिकल की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, एटम्स लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि सैंपल किसका है, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं या आयंस लिख सकते हैं। मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, इन तीनों टर्म में अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक और यूनिट आप डिराइव कर सकते हैं, दैट इज मोल। बेसिकली मोल और इन तीनों क्वांटिटी में अगर आपको रिलेशनशिप पता होता तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और ये सारे क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट चैप्टर के हर किसी टॉपिक को सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं।
सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स आपको निकालने हैं, तो बेसिकली पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और ऑक्सीजन एटम्स के अगर मोल आपको पता चल गए तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करना, NS है, इससे अपने पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और वैसे भी सिंपल है, एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na। तो सिंपल सी बात है कि अगर एटम्स ज्यादा होंगे तो मोल्स भी तो उसके ज्यादा ही होंगे। तो सिंपली आपको ये देखना है कि ये जो सैंपल आपको दे रखा है, इस सैंपल में ऑक्सीजन एटम्स के जो मोल है वो कहाँ ज्यादा है। ऑक्सीजन एटम्स के लिए आपको फाइंड आउट करना है, और कहीं पर भी ऑक्सीजन एटम्स का सैंपल आपके पास नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल का सैंपल है, यहां पर ग्लूकोज का सैंपल है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का सैंपल है, COCl2 फॉस्फीन गैस का सैंपल है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आपको पर्टिकुलर आइटम्स के मोल फाइंड आउट करने हो तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि जो पर्टिकुलर स्पीशीज आपको दे रखा है उसके मोल आप बताइए। जैसे कि ए ऑप्शन की अगर बात करें तो 16 ग्राम O2 दे रखा है, तो सबसे पहले आप O2 के मोल फाइंड आउट कीजिए। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि O2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितना प्रेजेंट है। जितना भी प्रेजेंट है उस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली ऑक्सीजन एटम के मोल आप पता कर सकते हो। तो बताइए O2 के मोल क्या होंगे, गिवन वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल। सैंपल अपने पास किसका है, O2 गैस का। O2 गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम का जैसे ही आपने डिवाइड किया, मोल्स ऑफ O2 आपके पास पता आ गए। अब बताइए O2 के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। तो जितना ऑक्सीजन एटम्स यहां पे प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सैंपल के जो मोल हमने पता किए, इन मोल्स को सैंपल के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली ऑक्सीजन एटम के मोल अपने पास आ जाएंगे। तो बताइए ऑक्सीजन एटम के मोल कितने होंगे, moles of O2 gas multiplied by number of oxygen atoms present in one molecule of O2 gas। कितना है ये अपने पास 2, तो यहां से क्या आ गया 2 moles of, सॉरी हाफ था ना ये, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 1 moles of oxygen atoms। और अगर आपको ऑक्सीजन एटम निकालना है तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, NS है, तो यहां से आपको क्या पता चल गया, Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट में आपको पता चल गया कि जो 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस का सैंपल है इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से बाकी सारे सैंपल में ऑक्सीजन एटम्स के मोल आपको निकालने हैं। ऑक्सीजन एटम आपको कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, सैंपल किसी और सब्सटेंस का है, तो पहले उस सब्सटेंस के मोल आप निकालोगे। सब्सटेंस के मोल फाइंड आउट करने के बाद सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली ऑक्सीजन एटम्स के मोल हमें पता चलेंगे। ये सब हटा देते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल हैं। इससे आप बेसिकली किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट किसी भी पर्टिकुलर एटम के मोल बता सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हैं, इनफैक्ट चाहे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ गया था 1 मोल O एटम्स। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज के मोल आपको पता चलेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1/6। अब ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने होंगे, ग्लूकोज के जितने मोल हैं मल्टीप्लाइड बाय एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 6। तो यहां से भी 1 मोल O एटम्स आ गया। सेकंड आपने बता दिया। अब सी पे आ जाते हैं, 18.2 ग्राम ऑफ V2O5। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड आपको दे रखा है, तो सबसे पहले तो आपको V2O5 के मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया ये 102। 16 इंटू 5 80, 182 ग्राम एक मोल का इसका वेट है। 18.2 ग्राम इसका सैंपल दे रखा है, 1/10 मोल है, 1/10 मोल ऑफ V2O5। अब आगे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन एटम के मोल। तो सैंपल में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, सैंपल के मोल मल्टीप्लाइड बाय सैंपल के एक मॉलिक्यूल में जितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 5/10, हाफ मोल ऑफ O एटम्स। तो यहाँ पे हाफ मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, पहले और दूसरे में ज्यादा है, तीसरे में कम है। अब डी ऑप्शन आप एक बार फिर चेक कर लो, 19.8 ग्राम ऑफ COCl2 फॉस्फीन गैस।
तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फॉस्जीन गैस के क्या मोल हैं। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और Cl 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 71। तो ये कितना हो गया 28 71 99 हो गया। 99 से ये 2 टाइम्स कटेगा 0.2 मोल ऑफ फॉस्जीन गैस। तो बताइए ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हो जाएंगे, जितने मोल फॉस्जीन गैस के मल्टीप्लाइड बाय एक फॉस्जीन गैस के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है 1। तो ऑक्सीजन एटम के मोल अपने पास कितने आ गए 0.2 मोल, 0.2 मोल, 0.5 मोल, 1 मोल एंड 1 मोल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, ए और बी ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया और बेसिकली यहां से एक कंसेप्ट आपको वापस से रिवाइज हो गया कि कभी भी आपके पास सैंपल में प्रेजेंट एटम्स के मोल पूछे जाएं, जैसे मान लो कोई भी सैंपल है अपने पास C6H12O6, ये आपको सैंपल दे रखा है। अब बताइए इस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, इस सैंपल में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो H2 मॉलिक्यूल्स के कितने मोल हो सकते हैं। सिमिलरली O2 मॉलिक्यूल्स के कितने मोल हो सकते हैं। सिमिलरली O3 मॉलिक्यूल्स के कितने मोल हो सकते हैं। और क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस सब्सटेंस के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, अगर आपको किसी का भी नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है तो इनके मोल फाइंड आउट करने से पहले आपको सब्सटेंस के मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और सब्सटेंस अपने पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल अगर आपने बता दिए तो उसके बाद क्या करना है, ग्लूकोज के मोल को इस सब्सटेंस में प्रेजेंट ये जो भी स्पीशीज है कितना ये प्रेजेंट है उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, इन्हीं पर्टिकुलर स्पीशीज के मोल आ जाएंगे। जैसे मान लो कि प्रोटॉन के मोल आपको निकालने और ये कितना दे रखा है 90 ग्राम। तो बताइए ग्लूकोज के मोल कितने हो गए, जो दे रखा है उसी के मोल हम सबसे पहले बता सकते हैं। ग्लूकोज आपको दे रखा है तो 90 ग्राम में ग्लूकोज के मोल कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, 1/2 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब बताइए 1/2 मोल ऑफ ग्लूकोज है, प्रोटॉन के मोल आपको बताना है। तो आपको क्या चेक करना है कि 1/2 मोल मल्टीप्लाइड बाई ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स कार्बन में प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन में होंगे, ऑक्सीजन में होंगे। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, इतने प्रोटॉन तो है ही सही। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई 12 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 ऑक्सीजन एटम्स। 48 12 कितना हो गया 60 36 96 हो गया ये। तो एक मॉलिक्यूल में 96 प्रोटॉन प्रेजेंट है और टोटल C6H12O6 के मॉलिक्यूल आपके पास कितने दे रखे हैं, हाफ मोल दे रखे हैं। तो यहां से अपने पास प्रोटॉन्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्पीशीज जो आपको दे रखा है ना, उसी स्पीशीज के मोल आप सबसे पहले बता सकते हो। इसके बाद स्पीशीज के अंदर कोई स्पेसिफिक एटम प्रेजेंट है तो उस स्पेसिफिक एटम के मोल आपको बाद में बताना है। तो ये टोटल दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए और इन दोनों क्वेश्चन से मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स, मास और वॉल्यूम, इन सभी में रिलेशनशिप वापस से रिकॉल हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बाद वैसे कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैसे कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, रिलेटिव डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, इसको आप बेसिकली 10 सेकंड में बना सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार करना जरूरी है। उससे क्या होगा कि एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो आपको रिकॉल हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास हमें कब बताना पड़ता है, कोई भी पर्टिकुलर एटम नेचर में एक से ज्यादा आइसोटॉपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो फिर इस एटम के लिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एटॉमिक मास के जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड है। एलिमेंट ए की बात कर रखी है। एलिमेंट ए एग्जिस्ट in 3 isotopic forms, in 3 isotopic forms। कौन कौन सी है, A14 है, A15 है, A16 है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, if percentage abundance नेचर में ये कितना अबंडेंट क्वांटिटी में है उसका परसेंटेज आपको दे रखा है। if percentage abundance of
A14 आइसोटॉप इज 20%। परसेंटेज अबंडेंस यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से क्या होता है, मोल परसेंटेज ही होता है। मोल परसेंटेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि 100 मोल आपके पास एलिमेंट ए के प्रेजेंट है, तो इन 100 मोल में क्या क्या प्रेजेंट होगा, A14% होगा, A15% होगा, A16% होगा, और A14 अपने पास कितना प्रेजेंट है, 20%। 20% बाई मोल ही होता है, तो 100 मोल का 20% अपने पास कितना हो गया, 20 मोल हो गया। तो बेसिकली 100 मोल ऑफ ए में 20 मोल ऑफ A14 आपके पास प्रेजेंट होगा, और रेस्ट 80 मोल A15 और A16 आइसोटॉप के होने वाले हैं। तो A14 आइसोटॉप का आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है। तो पक्की बात है कि ये पूछा होगा कि A15 और A16 का परसेंटेज अबंडेंस क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी भी इंफॉर्मेशन कम है, कुछ इंफॉर्मेशन और मिलना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए, M average of element A is 15 AMU। ठीक है, इस एलिमेंट A का एवरेज एटॉमिक मास आपको बता रखा है, एक पर्टिकुलर आइसोटॉप का परसेंटेज अबंडेंस बता दिया, तो बाकी के दो आइसोटॉप का परसेंटेज अबंडेंस आपको बताना है। व्हाट इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, व्हाट इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ A15 an element in a sample of element A, कि एलिमेंट ए का अगर आप कोई भी सैंपल नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हो तो सैंपल में A14, A15, A16 सभी प्रेजेंट होंगे। आपको ये पता करना है कि A15 कितना प्रेजेंट हो सकता है। तो बताइए एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला आता है, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3, इस तरीके से चलता जाएगा। जितने ज्यादा आइसोटोप होंगे उसी तरीके से फॉर्मूला आगे प्रोसीड करेगा, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3, और वैसे भी ये टोटल परसेंटेज है, ये कितना आता है 100। x यहाँ पे क्या है, परसेंटेज अबंडेंस, m यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास। तो A14% है, A15% है, A16% है। क्या एटॉमिक मास इसका 14, 15, इसका 16। परसेंटेज अबंडेंस इसका कितना है 20%। लेटस है कि इसका x% है, तो इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x। ऐसा मत कर देना, यही सबसे बड़ी गलती है। और अगर आपने इस तरीके से 100 माइनस x कर दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नहीं ला सकते। 20% ऑलरेडी अपने पास 14 वाला आइसोटॉप है, तो 15 और 16 वाला आइसोटॉप कितना हो गया 80%। एक को अगर आपने x कंसिडर कर लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस x परसेंटेज। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, m एवरेज आपको दे रखा है 15। बताइए m1 इंटू x1, m1 इंटू x1 14 इंटू 20 प्लस m2 इंटू x2 15 इंटू x प्लस m3 इंटू x3 16 इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। जितने भी आइसोटोप है सभी की परसेंटेज अबंडेंस का सम, ये सम हमेशा कितना आएगा 100% ही आएगा। तो ये कितना हो गया 1500, ये कितना हो गया 1600। ठीक है, ये 1500 हो गया, ये कितना हो गया 1600। 14 इंटू 2 1500, 14 इंटू 2 2800, 1600 प्लस 15x माइनस 16x, माइनस का x यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 100 माइनस x कहाँ से ले लिया 80 माइनस x है, तो कितना हो गया 16 इंटू 8 1280, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 280, ये कितना हो जाएगा 6 280 1280। 1560 माइनस 1500 कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 15x माइनस 16x, x इज इक्वल टू 60%। तो A15 जो आइसोटॉप है जिसकी परसेंटेज अबंडेंस आपने अज्यूम करी थी x%, ये कितना आ गया 60%। ये अगर 60% है, ये 20% है, टोटल मिला के कितना हो गया 80, तो बाकी 20% कौन होगा A16। तो यहां से बेसिकली आपने एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है ये वापस से रिकॉल कर लिया। एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा तो जेई मेन में ही आ सकता है, जेई एडवांस में तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा सिंपल है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं। रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ CH4 एंड O2 गैस। एक CH4 गैस और O2 गैस
इसका एक गैसियस मिक्सचर आपको दे रखा है, गैसियस मिक्सचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ CH4 एंड O2 गैस विद रेस्पेक्ट टू हीलियम गैस। रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखा है। अब रिलेटिव डेंसिटी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 5 विद रेस्पेक्ट टू हीलियम गैस। हीलियम गैस के रेस्पेक्ट में ये जो गैसियस मिक्सचर आपने अज्यूम किया है, इस गैसियस मिक्सचर का रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 5 है। अब आपसे क्या पूछा है, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो तो हमेशा ही सिमिलर ही होता है, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ O2, मास परसेंटेज ऑफ O2 इन मिक्सचर, और मिक्सचर अपने पास किसका है, ऑक्सीजन गैस और मीथेन गैस का मिक्सचर है। इस मिक्सचर में अपने पास O2 का क्या मास परसेंटेज हो सकता है, रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखा है। तो कैसे चलेगा आपको ये पता, बताइए। मास परसेंटेज मतलब कि कॉम्पोजिशन आपको बताना है। कॉम्पोजिशन में आप चाहे तो मास परसेंटेज बता सकते हैं, चाहे तो मोल परसेंटेज बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं, कोई भी कॉम्पोजिशन आप बता सकते हो। लेकिन इस मिक्सचर के बारे में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप इसका कॉम्पोजिशन बता पाओ। तो मिक्सचर के लिए आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, एम एवरेज, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी नहीं दे रखा है। अगर ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे रखा होता तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता कि इस मिक्सचर में CH4 गैस के कितने मोल हो सकते हैं, O2 गैस के कितने मोल हो सकते हैं। मोल पता चल जाता तो मास पता चल जाता, मास पता चलने से मास परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा गैसियस मिक्सचर का, और आपको क्या दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी। तो बिल्कुल आप रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले से हीलियम गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे उससे क्या पता चल जाएगा, इस गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास। और अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर के लिए कौन सा मास पता चलता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। बताइए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यही होगा बेसिकली। डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आइडियल नेचर को आपको अज्यूम करना है, D = PM/RT होता है, तो PM/RT डिवाइडेड बाई PM/RT। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वन गैस और गैसियस मिक्सचर विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस, और ये आपको कितना दे रखा है, 5। RT P तो कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, M एवरेज, किसका है, CH4 गैस और O2 गैस का M एवरेज है, और नीचे अपने पास कौन सी गैस है, हीलियम। हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4, दैट इज इक्वल टू 5। तो M एवरेज आपके पास कितना आ गया, 20। तो ये लो बहुत सिंपल पता चल गया, O2 गैस और CH4 गैस का मिक्सचर है, M एवरेज आपको कितना दे रखा है, 20। और आपको ये बताना है कि इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास 20 है, तो गैसियस मिक्सचर में O2 और CH4 का क्या परसेंटेज कंपोजिशन हो सकता है। कंपोजिशन हम किसी भी टर्म में बता सकते हैं, तो बताइए एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, M एवरेज कितना होता है, M1 × N1 M2 × N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। ये क्या होता है अपने पास, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M, और स्मॉल n अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो एक तरीके से आपको एक तो मॉलिक्यूलर मास का रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ मोल का रिक्वायरमेंट है। अज्यूम कर लो कि इसके मोल कितने हैं, N1 है, इसके मोल कितने हैं, N2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 16। ये टेबल आपने अगर एक बार बना ली तो इस टेबल से आप क्या बता सकते हो, M एवरेज, और M एवरेज आपको 20 दे रखा है। 20 के इक्वलाइज करने के बाद N1 और N2 आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली इस गैसियस मिक्सचर में O2 और CH4 का जो मोलर रेशियो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। मोलर रेशियो से फिर बाकी के कंपोजिशन भी हम बता देंगे। बताइए M1 × N1 32 × N1 plus 16 × N2 divided by total number of moles N1 plus N2 that is equal to 20. 20 N1 32 N1 कितना हो गया, 12 N1, 20 N2 16 N2 ये कितना हो गया, 4 N2। तो N1 डिवाइडेड बाई N2, N1 डिवाइडेड बाई N2 ये कितना हो गया, 1/3। तो एक तरीके से आपको क्या पता चल गया कि N1 किसके मोल है, ऑक्सीजन गैस के, ये किसके मोल है, CH4 गैस के। कि मिक्सचर में अगर ऑक्सीजन गैस का 1 मोल होता है तो CH4 गैस के कितने मोल होंगे, 3। मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस के अगर 2 मोल हैं तो CH4 गैस के कितने होंगे, 6। इसके अगर 100 मोल हैं तो इसके कितने होंगे, 300 मोल, ताकि ये मोलर रेशियो यहाँ पे मेंटेन रहे।
अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ठीक है, मास परसेंटेज बता देते हैं। बताइए परसेंटेज क्या होता है? जिसका भी आपको परसेंटेज बताना है ना, और जिस भी टर्म्स में बताना है, तो परसेंटेज हमेशा क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये कंट्रीब्यूशन किसी भी टर्म में हो सकता है। मास परसेंटेज अगर आपको बताना है तो कंट्रीब्यूशन किसके टर्म में होना चाहिए? मास के टर्म में। बताइए, ये अगर आपने मिक्सचर कंसिडर किया 1 मोल ऑफ O2 और 3 मोल ऑफ CH4, तो 1 मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 1, 32 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 16 थी 48, 48 ग्राम। तो टोटल मास अपने पास कितना हो गया? 32 प्लस 48, और O2 का मास कितना हो गया? 32। 32 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा? 40% आंसर आ गया ये। 32 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 48, ये हो गया अपने पास 80, 40% आंसर है। बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। यहां से आपने क्या रिकॉल किया? रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता चला। रिलेटिव डेंसिटी से आपने क्या निकाला? गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास से क्या पता किया? किस गैसियस मिक्सचर में जो गैसियस कंपोनेंट है उनका मोलर कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है। मोलर कॉम्पोजिशन से फिर क्या पता कर लिया? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज पता चल गया, मोलर कॉम्पोजिशन पता है, आप चाहे तो मोल परसेंटेज भी बता सकते हैं। बताइए मोल परसेंटेज क्या होता? O2CH4, 1 मोल 3 मोल। मोलर रेशियो तो क्या है? 1/3। मोल परसेंटेज क्या हो जाएगा? लेट अस से कि O2 का मोल परसेंटेज आपको बताना है, तो O2 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। O2 का मोल कितना है? 1। टोटल मोल कितना हो जाएगा? 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये O2 का मोल परसेंटेज अपने पास कितना आ गया? 25%। और अभी मास परसेंटेज आपने बताया था वो कितना था? 40%। तो ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, मोल परसेंटेज पूछा जा रहा है या मास परसेंटेज। उसी तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? 1 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड वॉज फाउंड टू कंटेन 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है। वेपर डेंसिटी, अब यहां पे वेपर डेंसिटी के टर्म में आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटालिक क्लोराइड इज 85। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज MxCl(y), देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y? बहुत इजीली हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड है, कंटेन्स 0.835 ग्राम क्लोरीन। तो 1 ग्राम मेटालिक क्लोराइड में क्या प्रेजेंट होगा? मेटल प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा। क्लोरीन का मास अगर आपको पता है तो 1 ग्राम में से क्लोरीन का मास माइनस कर दो, उससे क्या आ जाएगा? मेटल का मास आ जाएगा। वेपर डेंसिटी दे रखा है मेटालिक क्लोराइड का, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटालिक क्लोराइड इज 85.0। अब ये मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज MxCl(y), व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y? ये आपको बताना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इस इंफॉर्मेशन का आप यूटिलाइजेशन करो। वेपर डेंसिटी आपको दे रखा है 85, तो मॉलिक्यूलर वेट इस फॉर्मूले का या इस मेटालिक क्लोराइड कंपाउंड का कितना हो जाएगा? 85 मल्टीप्लाइड बाई 2, 170 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है। 1 ग्राम मेटालिक क्लोराइड है, तो इसमें मेटल अपने पास कितना हो जाएगा? क्लोरीन अपने पास कितना हो जाएगा? क्लोरीन है 0.835 ग्राम, तो मेटल कितना हो जाएगा? 1 - 0.835 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? 0.165 ग्राम ऑफ मेटल, 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यहां से क्या पता चल जाएगा? क्लोरीन का मास पता है, मेटल क्लोराइड का मास पता है, क्लोरीन का परसेंटेज पता चल जाएगा। और क्लोरीन का परसेंटेज और कहां से बता सकते हैं? फॉर्मूले से। दोनों क्लोरीन की परसेंटेज को इक्वलाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। बताइए क्लोरीन का परसेंटेज क्या हो गया? 0.835, इतना क्लोरीन है। टोटल मेटालिक क्लोराइड कितना है? 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। यही परसेंटेज हम कहां से बता सकते हैं? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या आएगा बेटा? क्लोरीन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100। बताइए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्लोरीन का मास कितना है? 35.5 मल्टीप्लाइड बाई y। और टोटल मास कितना होगा इसका? जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होगा? m × x + 35.5y।
विच इज इक्वल टू कितना आना है, 170 ग्राम आना ही आना है। वो हमने ऑलरेडी पता कर रखा है कि मेटेलिक क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 170 ग्राम आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास क्या वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है y। तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, ये कितना हो जाएगा, 170 है, 100 से 100 चला गया, मान लो 170 इंटू 0.835 डिवाइडेड बाई 0.835 थोड़ा एक से कम है, तो ये कितना आ जाएगा 140-50 के करीब। इसमें ये डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया अपने पास 4। तो इस मेटेलिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो कितना बन गया, MgCl4। अभी भी आपको क्या नहीं पता, m नहीं पता है और x नहीं पता है। x आपको पता चलेगा तभी आप x प्लस वाई कैलकुलेट कर पाओगे। अब बताइए अगला क्या कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आपने यूटिलाइज कर लिया, क्लोरीन के परसेंटेज का यूटिलाइज कर लिया, आप चाहें तो मेटल के परसेंटेज को इक्वलाइज कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटल का जो एटॉमिक मास है और कितने मेटल आयन यहाँ पे प्रेजेंट है ये दोनों पता नहीं है। एक इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल होगा, सॉल्व नहीं हो सकता। बताइए अब किसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। इस मेटेलिक क्लोराइड में मेटल आपको पता है, क्लोरीन आपको पता है, तो इक्विवेलेंट वेट का यूटिलाइजेशन करते हैं। बताइए मेटेलिक क्लोराइड की अगर बात कर रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं MCl, तो इसमें M अपने पास कितना है 0.165 ग्राम और Cl अपने पास कितना है 0.835 ग्राम। Cl के 35.5 ग्राम से जितना मेटल कंबाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो बताइए 0.835 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना मेटल कंबाइन हो रहा है, 0.165 ग्राम क्लोरीन, सॉरी मेटल। 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा, 0.165 डिवाइडेड बाई 0.835, और 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना कंबाइन होगा, 0.165 डिवाइडेड बाई 0.835 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 ग्राम मेटल। और ये जितना भी कंबाइन होगा यही क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देख लेते हैं ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आएगा। ये कितना हो गया, 16 3 48, 16 5 80, 5 बार जा सकता है और 5 7 35, 7 टाइम्स ही जा सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अपने पास कितना आ गया, 7। इक्विवेलेंट वेट आया अभी, तो इक्विवेलेंट वेट से क्या निकाल सकते हैं, इसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं बेसिकली 1 मोल के लिए। अब एटॉमिक मास कैसे आएगा, अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता है तो उसके लिए किसका एप्लीकेशन आता है, एन फैक्टर का। और किसी भी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज। तो बताइए कैटायनिक चार्ज कितना होगा, वो तो एनायनिक चार्ज के इक्वल ही होगा। एनायनिक चार्ज अपने पास कितना है, -1 × 4, टोटल 4 एनायनिक चार्ज है। तो एन फैक्टर आपको क्या पता चल गया, 4। एन फैक्टर अगर 4 है तो इससे आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल भी पता चल जाएगा। सॉरी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पता है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पता चल जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। लेट अस से किसका ग्राम एटॉमिक मास है m डिवाइडेड बाय n फैक्टर 4, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, दैट इज 7। तो ये कितना हो गया, m इज इक्वल टू 28। m आपको पता चल गया, इससे आप और क्या पता कर सकते हो, x। किस तरीके से, अब तो सारा कुछ पता है, mx है, Cly है, दैट इज इक्वल टू 170 ग्राम, 171, हाँ 170 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। क्या पता चल गया, Cl पता है, M पता है, Y पता है, तो X पता चल जाएगा। बताइए इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, M इंटू एक्स प्लस 35.5 इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 170। ये कितना है 28, ये कितना है 4, ये कितना हो गया 140, सॉरी हाँ 142 हो गया ये। तो 170 माइनस 142, 28 डिवाइडेड बाई 28, x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। और वैसे भी पता चल रहा है कि जिस एटम का एटॉमिक मास 28 होगा वो कौन होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या आएगा, SiCl4। बताइए y कितना है 4 है, x कितना है 1 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपको क्या पता चल गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप निकालना सीख गए। मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशन भी आप पता कर सकते हो। और क्या पता किया कि वेपर डेंसिटी दे रखा था, तो वेपर डेंसिटी से इस मेटेलिक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आपने पता किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहां तक बेसिकली जो शुरुआती पार्ट होता है ना मोल कंसेप्ट का, जिसमें आप बेसिकली क्या निकालना सीखते हो, नंबर ऑफ मोल निकालना सीखते हो, वेट निकालना सीखते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखते हो, वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना सीखते हो। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये सब जब तक हम निकालना सीखते हैं ना, ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में आपको क्या पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर एक रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता है। इससे आपको क्या पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना अमाउंट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो स्टोइकियोमेट्री का जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कंपाउंड ए, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉजिक इसमें बहुत अच्छा है। कंपाउंड ए हैज 0.08% सल्फर कंटेंट बाय वेट। कोई भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सल्फर का कंटेंट आपको दे रखा है 0.08% बाय वेट। व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए? व्हाट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए? अब ये बहुत सोच समझ के लिखा है इसने, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अब देखना किस तरीके से, जैसे मान लो कि एक कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए के अंदर जितना भी कुछ प्रेजेंट है ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत सल्फर भी प्रेजेंट है, और जितना भी यहां पे सल्फर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 0.08% बाय वेट। और इससे आपको क्या निकालना है कि इस कंपाउंड ए का जो टोटल वेट है, दैट मीन्स की मॉलिक्यूलर वेट है, वो आपको निकालना है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ही आ पाएगा। रीजन क्या है बताइए? सल्फर का वेट परसेंटेज अगर आप यहाँ पे दे रखा है तो उसको फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। सल्फर का वेट परसेंटेज क्या होगा? वेट ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए डिवाइडेड बाय इस मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास of A multiplied by 100, that is equal to 0.08। बताइए वेट ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर का क्या वेट है? तो ये तो हमें नहीं पता ना। सल्फर का अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो 32 वेट होगा, 2 एटम प्रेजेंट होंगे तो 64 वेट होगा, 3 एटम प्रेजेंट होंगे तो 96 वेट होगा। लेकिन आपको ये बता ही नहीं रखा है कि इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितना एटम्स प्रेजेंट है। तो मिनिमम एक तो प्रेजेंट होगा ना, तो सल्फर का मिनिमम एक एटम प्रेजेंट होगा, तो इस मिनिमम के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए भी अपने पास कौन सा आएगा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इससे ज्यादा भी इसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे सल्फर के कितना एटम्स प्रेजेंट है। फिलहाल अगर आपको नहीं दे रखा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ए कितने प्रेजेंट है, ये नहीं बता रखा है, तो मिनिमम आपको एक तो अज्यूम करना पड़ेगा। एक अगर होगा तो 32 मास आएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास m मान लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.08। तो ये 0.08 का डिवाइड इसमें आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 32 4 हो जाएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 40,000। और अगर मान लीजिए यहां से आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, तो उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि ए के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितना एटम्स प्रेजेंट है। लेट अस से कि मैंने एक अगली लाइन में ये भी बता दिया कि ये जो कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए के एक मॉलिक्यूल में 4 सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ए? ठीक है, तब एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो वही सल्फर का जो बाई वेट परसेंटेज आपको दे रखा है वो फॉर्मूला आप अप्लाई करो। सल्फर का बाई वेट परसेंटेज कितना है? 0.08। ये कितना आएगा? मास ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड ए। लेट अस से कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड ए का कितना होगा? m एग्जैक्ट। और एम एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितना एटम प्रेजेंट है? 4 एटम का मास कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 32। सल्फर का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू सल्फर कंटेंट। यहां से ये कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 4000 हो गया, ये सॉरी 400 हो गया। तो ये 40,000 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 4, 1,60,000
m एग्जैक्ट आ जाएगा। कंपाउंड ए का जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास है 1,60,000 आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंपाउंड ए के एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है ये आपको बताना पड़ेगा। और अगर सल्फर एटम कितने प्रेजेंट है ये नहीं बता पाया तो मिनिमम एक सल्फर एटम आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मिनिमम एक सल्फर एटम के रेस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ए आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने बेसिकली रिवाइज कर लिया। ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाया जाता है, एग्जाम में भी आया ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टोकियोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस प्लस 80 ग्राम ऑफ O2 गैस। अमोनिया गैस आपको दे रखा है, O2 गैस दे रखा है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 गैस। इसमें सारे कंपोनेंट गैसेस दे रखे हैं। NO भी गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी गैस में ही आपको दे रखा है। अमोनिया और O2 गैस रिएक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, केवल स्टोकियोमेट्री आपको फाइंड आउट करना है। स्टोकियोमेट्री को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं वो मेथड वापस से आपको पता चलेगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NO गैस फॉर्म्ड एट STP एंड व्हाट इज द मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। और इन दोनों रिएजेंट में से एक एक्सिस में प्रेजेंट होगा, तो एक्सिस रिएजेंट कितना यहां पे लेफ्ट है, एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा। इन दोनों में से अगर एक रिएजेंट जो कि लिमिटिंग है वो खत्म हो गया तो बाकी का एक रिएजेंट अब रिएक्शन नहीं कर सकता। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब प्रोडक्ट बनेंगे, अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सिस रिएजेंट कितना लेफ्ट है ये आपको बताना है, और प्रोडक्ट NO का फॉर्मेशन कितना है ये आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वैसे तो रिएक्शन इम्बैलेंस्ड आपको मिलना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही बैलेंस कर दिया। 6.8 ग्राम ऑफ NH3। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको किस में दे रखा है, मास में। और मास से हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें जो बेटर यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का, दैट इज मोल। मोल आपको फाइंड आउट करना है। मोल फाइंड आउट करने के बाद ही स्टोकियोमेट्रिक जो क्वेश्चंस हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17, तो ये कितना हो गया 0.4 मोल, ये गिवन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, तो ये कितना हो गया 2.5 मोल। अब वैसे तो साफ ही दिख रहा है ये आंसर। 4 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 5 की, तो 0.4 के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा 0.5। ये 0.5 रिक्वायर्ड होगा, लेकिन आपको दे कितना रखा है 2.5 मोल, मतलब ज्यादा ही दे रखा है। तो ये किस में होगा, एक्सिस में, ये किस में होगा, लिमिटिंग में। एक तो ये डायरेक्ट ही पता चल गया, और दूसरा अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने का क्या तरीका है कि जो भी अपने पास सब्सटेंस के गिवन मोल है, इस गिवन मोल में स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो लेसर नंबर होता है वही बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट है। तो गिवन मोल कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। गिवन मोल कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 5। ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.5, ये लेसर नंबर है। तो NH3 अपने पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन कंप्लीशन के बाद कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एक्सिस रिएजेंट थोड़ा बहुत कंज्यूम होता है, थोड़ा बहुत बचता है। अब साफ दिख रहा है, बताइए 4 मोल के लिए कितना यूटिलाइज होता है 5, तो 0.4 मोल के लिए कितना यूटिलाइज होगा 0.5। कितना दे रखा है 2.5, तो 0.5 यूटिलाइज हो गया, 2.5 गिवन है। तो बताइए ऑक्सीजन कितना बच गया 2.0 मोल, 2.5 माइनस 0.5। और मास अगर आपको बताना है तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल। 64 ग्राम ऑक्सीजन अभी भी लेफ्ट है। और क्या बताना था कि ये जो प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो गैस है, इस गैस का STP पे वॉल्यूम कितना हो सकता है। तो गैस का आइडियल नेचर कंसिडर करना है, और आपको पता ही है कि STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। आपको बस इतना पता करना है कि इसके कितने मोल फॉर्म हुए। मोल से आप क्या निकाल सकते हो, इसका वॉल्यूम STP पे। और STP के अलावा कोई और डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, तब तो फिर आइडियल गैस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और उसी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। प्रेशर आपको गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ मोल आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। लेकिन अगर STP दे रखा है तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। ये अगर अपन को पता है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। बताइए
लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक्सिस रिएजेंट से नहीं बनाया जाता है। NH3 अमोनिया गैस लिमिटिंग में है तो इसके 4 से ये कितना बनता है 4, तो 0.4 से कितना बनेगा 0.4, तो N इक्वल टू कितना आ गया 0.4 मोल ऑफ NO। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एट STP कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 22.4 लीटर। बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट टाइम अपने पास स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आया था और इससे अपने पास जो सारी टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो गई, जैसा कि लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट किस तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलता है, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सिस रिएजेंट के साथ कितना रिएक्ट करता है और एक्सिस रिएजेंट आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन कितना लेफ्ट होता है, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, what weight of 90% pure Fe2O3 sample required to obtain 280 gram pure iron according to following reaction। एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखा है और इस रिएक्शन में Fe2O3 से प्योर आयरन आपको बनाना है, लेकिन Fe2O3 का जो सैंपल है ये सैंपल थोड़ा बहुत इम्प्योर है, तो आपको ये पता करना है कि ये इम्प्योर सैंपल कितना होना चाहिए ताकि फाइनली आयरन 280 ग्राम हमें मिल जाए। तो पहली बात तो प्योरिटी परसेंटेज और इम्प्योरिटी परसेंटेज का बात आएगा, और इस रिएक्शन में जो एरो बना रखा है उसके ऊपर 80% लिख रखा है। इसका मतलब रिएक्शन का जो यील्ड परसेंटेज है वो कितना है 80%। 100% यील्ड आपको नहीं मिलेगा, तो इस फैक्टर को भी आपको देखना है। Fe2O3 O3 है ना ये, तो यहां कितना आ जाएगा 3/2, तो ये 3/2 बैलेंस हो गया। वैसे भी मुझे इससे मतलब है, ये आपको कितना दे रखा है 280 ग्राम प्योर आयरन, और ये आपको किससे बनाना है Fe2O3 से। Fe2O3 कितना होगा, और आपको बेसिकली ये अज्यूम करके चलना कि Fe2O3 का जो सैंपल है ये केवल 90% प्योर है। तो बेसिकली Fe2O3 का जितना भी अमाउंट आप निकालोगे ना, उस अमाउंट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ज्यादा सैंपल लोगे तभी 90% प्योर से आपको कम सैंपल मिलेगा। तो प्योर आयरन है, 80% यील्ड है, तो बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच करना पड़ेगा। 280 ग्राम डिवाइडेड बाई 56 इसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास होता है, तो ये कितना हो गया 5 मोल। आपको 5 मोल ये बनाना है, तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड है, और 80% यहाँ पे क्या है रिएक्शन का यील्ड दे रखा है। तो लेट अस से कि इसका x मोल रिक्वायर्ड है, इसी तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसे अप्रोच मत कर देना कि सर इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होता है, तो इसके 5 मोल के लिए इसका 5/2 मोल रिक्वायर्ड होगा। ये आंसर केवल तभी सही आता है जब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड कितना होगा 100%। फिलहाल 80% आपको दे रखा है, तो जब भी परसेंटेज यील्ड की बात की जाए और प्रोडक्ट आपको दे रखा है, रिएक्टेंट आपको निकालना है, तो हमेशा ऐसे अज्यूम करना है कि रिएक्टेंट अज्यूम कर लो कि x मोल है। तो चलो बता देते हैं, इसके x मोल से ये कितना बनना चाहिए 2x। अब 2x तो नहीं बनेगा, 2x का क्या बनेगा 80%, विच मस्ट बी इक्वल टू 5 मोल। तो यहां से अपने पास कितना आ गया ये, हाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाई 16, 50 डिवाइडेड बाई 16, ये मोल आ गया अपने पास Fe2O3 के। इससे क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा, Fe2O3 के मोल कितना है 50 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 160। कैलकुलेट करके देख लेना, 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 160 ही आएगा। तो यहां से कितना हो गया 500 ग्राम Fe2O3 चाहिए। लेकिन ये Fe2O3 आपको कैसा चाहिए प्योर, जबकि सैंपल आपके पास कैसा है इम्प्योर सैंपल है। अब इम्प्योर सैंपल की प्योरिटी परसेंटेज आपको दे रखी है, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इम्प्योर सैंपल आपको कितना लेना पड़े ताकि उसका 90% प्योर सैंपल 500 ग्राम 500 ग्राम मिल जाए। तो लेट अस से कि वो इम्प्योर सैंपल में अज्यूम कर लेता हूं कि x ग्राम में ये सैंपल लेना चाहता हूं, और ये केवल कैसा है 90% प्योर है। अब इससे मुझे टोटल प्योर Fe2O3 कितना मिलना चाहिए 500 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 90% प्योर है, तो x मल्टीप्लाइड बाई 90% विच मस्ट बी इक्वल टू 500 ग्राम। तो x को यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 ऐसा आ जाएगा। तो Fe2O3 का जो इम्प्योर सैंपल है वो बेसिकली 555 ग्राम होना चाहिए, ताकि इससे प्योर सैंपल 500 ग्राम मिल सके। और इस 500 ग्राम की वजह से जब आप Fe बनाओगे 80% यील्ड के साथ, तो Fe आपको कितना मिल जाएगा 5 मोल।
तो दोनों कंसेप्ट रिवाइज हो गए, प्योरिटी परसेंटेज के और परसेंटेज यील्ड के। ये भी बेसिकली स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन था और एक सिंगल रिएक्शन है, बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट यहाँ पे था नहीं, क्योंकि जो सेकंड रिएजेंट है कार्बन वो एक्सिस में दे रखा था, तो जो एक्सिस में आपको दिया होता है फिर वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड रिएजेंट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है और उसी रिएजेंट की वजह से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे ना, ये भी बेसिकली स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड है, लेकिन अब यहां पे सिंगल रिएक्शन नहीं होगा, यहां पे रिएक्टेंट का मिक्सचर आपको दिया जाएगा। रिएक्टेंट का मिक्सचर अगर दे रखा है तो इस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, तो बेसिकली मिक्सचर से आपको अप्रोच करना पड़ेगा और एक से ज्यादा बार स्टोकियोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, एक से ज्यादा बार इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मिक्सचर में जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट कितने परसेंट है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है मिक्सचर के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखना, इसमें 0.6 ग्राम सैंपल है। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं। इस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, CaC2O4 प्रेजेंट है, MgC2O4 प्रेजेंट है। अब ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है ये आपको नहीं बता रखा, यही बेसिकली पता करना होता है। इसको अगर आपने हीट किया ना 500 तक तो क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल गया। इसका मतलब कि CO गैस निकला होगा यहां से, और इसका जो वेट है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो बीकर से बाहर निकल गया। इस सॉलिड का वेट अपने पास कितना हो गया, 0.465 ग्राम। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको इन्होंने 900 ग्राम तक हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या मिलेगा, कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड CaO प्लस MgO प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन ऐसा है भी नहीं, ये तो केवल मैं हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। CO2 गैस अगर यहां से रिलीज हो गया तो ये दोनों सॉलिड हैं, तो बेसिकली बीकर में अपने पास जो मास लेफ्ट है ये आपको बताना है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे हैं तो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स का क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको अप्रोच कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आता है तो मोल वाइज अप्रोच कर सकते हैं या मास वाइज अप्रोच कर सकते हैं। मास वाइज क्या होगा कि लेट अस से कि CaC2O4 का मास आपने अज्यूम कर लिया x ग्राम, तो MgC2O4 मैग्नीशियम ऑक्सलेट कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस x ग्राम। फिर इसके नंबर ऑफ मोल आप फाइंड आउट करोगे, फिर रिएक्शन को प्रोसीड करोगे, फाइनली आंसर निकाल लोगे। मास वाइज में थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन अच्छा नहीं बनता है, यहाँ पर इक्वेशन कम बनेगा मास वाइज में, मोल वाइज में इक्वेशन ज्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ वाली इक्वेशन थोड़ी अच्छी होगी, इनको सॉल्व करना इजी होता है। मोल वाइज अगर करना है तो जितने भी अपने पास सैंपल में कंपोनेंट दे रखे हैं हर किसी के मोल अज्यूम कर लो, x मोल, y मोल, z मोल, इस तरीके से। तो लेट अस से कि ये x मोल हो गया अपने पास और ये y मोल हो गया। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, केवल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, x मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट और y मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस, और ये अपन को कितना दे रखा है, 0.6 ग्राम। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 24 और 40, 64, 128 हो जाएगा, और ये 16 माइनस कर देंगे तो 112 हो जाएगा। तो 128 इंटू x, 112 इंटू y, दैट इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, कैल्शियम ऑक्सलेट और मैग्नीशियम ऑक्सलेट को आपने हीट किया है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और CO गैस यहां से रिलीज हो गया। ये दोनों अपने पास अभी सैंपल में प्रेजेंट है, दोनों सॉलिड है, तो दोनों का वेट काउंट होगा। इक्वेशन बैलेंस्ड है, x मोल से कितना बनेगा x मोल, y मोल से कितना बनेगा y मोल। तो इसके x मोल का मास और इसके y मोल का मास, टोटल मास लेफ्ट ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0.465 ग्राम। तो इसके x मोल का मास कितना होगा, 100x, मॉलिक्यूलर मास उसका वही है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 84y, दैट इज इक्वल टू 0.465 ग्राम। x और y की टर्म में 2 इक्वेशन बन गया, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, x और y। x और y अपने पास क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट और मैग्नीशियम ऑक्सलेट के मोल हैं। तो ये दोनों x और y आपको पता चल गए। इनके जितने मोल होंगे एग्जैक्टली सेम मोल किसके होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के। कहां से पता चल रहा है, इक्वेशन से पता चल रहा है। ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड है।
अब बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये इक्वेशन भी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ये x है तो ये भी x होगा, ये x मोल है तो ये भी x होगा, सॉरी ये y मोल है ना तो ये भी y होगा। तो बताइए मास कितना लेफ्ट है, x मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस y मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना मास लेफ्ट है। x मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, 40 प्लस 16 56, 56 इंटू एक्स मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल, यहां से मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल, इतना मास लेफ्ट होगा। तो ये अपने पास होता है मोल वाइज अप्रोच। मोल वाइज अप्रोच में हम क्या करते हैं कि मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है हर किसी के मोल अज्यूम कर लेते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं तो एक्स मोल, वाई मोल और जेड मोल अज्यूम कर लेते हैं। एक्स मोल का कितना मास होगा, वाई मोल का कितना मास होगा, जेड मोल का कितना मास होगा, टोटल मास का सम करने के बाद टोटल मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो एक इक्वेशन तो यहां से बन जाती है। उसके बाद इसने जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखा है इस रिएक्शन को आप फॉलो करो, फॉलो करने से और भी इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशंस बनने से एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। तो ये अपने पास हो गया था मिक्सचर वाला क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेसिकली मिक्सचर पे ही है और अब इस बार मिक्सचर में 3 कंपोनेंट आने वाले हैं। तो 3 कंपोनेंट होंगे तो बेसिकली थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 6.2 ग्राम सैंपल है। क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी है तो बेसिकली मैं क्वेश्चंस का ओवरव्यू लिख देता हूं, उससे आप समझ लेना। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और एक नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि इस मिक्सचर को अगर आप हीट करो ना तो ये इंप्योरिटी कहीं नहीं जाएगी, ये सॉलिड फॉर्म में बीकर में ही प्रेजेंट रहेगी। अगर वॉलेटाइल इंप्योरिटी होती तो वेपर बन के बीकर से बाहर निकल जाती, वेट लॉस हो जाता। फिलहाल वेट लॉस नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी की वजह से नहीं होगा। ये बोल रहा है कि ऑन जेंटल हीटिंग लूजेस 5% ऑफ इट्स वेट ड्यू टू द रिएक्शन। 5% वेट लॉस होता है और ये वेट लॉस किसकी वजह से हो रहा है, एक ही रिएक्शन की वजह से। Na2CO3 ये तो सॉलिड होगा, H2O ये भी गैस ही होगा बेसिकली वेट लॉस में, क्योंकि हीट आप कर रहे हो। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया भी जाता है। तो CO2 गैस और H2O गैस की वजह से वेट लॉस होने वाला है। ये क्या बोल रहा है कि अब जो रेजिड्यू है इस रेजिड्यू को 100 ml में डिसॉल्व करते हैं, फिर इसका 10 ml सॉल्यूशन लेते हैं, इस 10 ml सॉल्यूशन को किसी से रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करने के लिए इतना मोल रिक्वायर्ड होता है। तो फाइनली आपको ये बताना है कि इसमें Na2CO3 या NaHCO3 कितना प्रेजेंट हो सकता है। तो फाइनली आपको एक केमिकल इक्वेशन भी दे दिया, उस केमिकल इक्वेशन से रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको पता करना है। तो रेजिड्यू अपने पास कौन हो जाएगा, एक तो ये जो Na2CO3 है जो नया नया बना है, और एक Na2CO3 जो पुराना वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक क्या प्रेजेंट है, नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी। फिर इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी करेगा। इसका 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 100 ml में से कितना लेना है, 10 ml। मतलब यहां से इनके जितने भी मोल प्रेजेंट है ना उनका जस्ट 1/10 आप कर देना, उतने मोल यूटिलाइज करके रिएक्शन करवाएंगे और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो बताइए 6.2 ग्राम का 5% वेट लॉस होता है। लेट अस से कि ये एक्स मोल है, ये वाई मोल है, ये अज्यूम करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास आप थोड़ी पता कर सकते हो। नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी मतलब धूल मिट्टी होता है। तो बताओ यहां पे आ जाते हैं, ये वाई मोल है तो ये कितना बनेगा y/2, ये कितना बनेगा y/2, y/2 मोल ऑफ H2O, y/2 मोल ऑफ CO2, यहां से वेट लॉस होगा तो y/2 मोल ऑफ H2O ये इतना ग्राम, y/2 मोल ऑफ CO2 ये इतना ग्राम। ये वेट लॉस अपने पास कितना हो गया, 5% ऑफ टोटल सैंपल, तो 5% ऑफ 6.2 ग्राम, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा y। ठीक है, चलो y आएगा, ये ऑलमोस्ट 10⁻⁻² आएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। 10⁻², इसका मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या बोल सकता हूं, 10 मिलीमोल हो सकता है ये। ठीक है, यहां से y अपने पास आ गया 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल आएगा या 5 मिलीमोल आएगा, एक बार देख लेते हैं। 18 + 44 62 ही हो गया ये,
तो 62 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 6.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 10 टाइम्स, ठीक है, ये 1000 हो गया, ये 10 हो गया, y इज इक्वल टू 10 मिलीमोल ही आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब कि 10 मिलीमोल आंसर हो गया ये। तो y आपको पता चल गया, और अभी आपको x पता नहीं चल सकता क्योंकि अब अगली इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, तो ये सब हटा देता हूं। y अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल आ गए, y सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल आ गए, तो सोडियम कार्बोनेट के मोल कितने हो जाएंगे, यहां से 2 से कितना बनता है 1, तो y/2 कितने मोल हो जाएंगे 5 मिलीमोल, और प्लस सोडियम कार्बोनेट के और कितने मोल हैं x मोल जो पुराने हैं, और इसको मिक्स कर दिया मैंने 100 ml सॉल्यूशन में, इसका कितना ले लिया 10 ml सॉल्यूशन, तो बेसिकली 1/10 पार्ट ऑफ दिस रिएक्टेंट विल बी एक्सट्रैक्टेड। और इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, अब ये अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं 7.5 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, तो BaCl2 से आपको रिएक्शन करवाना है Na2CO3 का, तो कंप्लीट रिएक्शन होगा, क्या बनेगा 2NaCl प्लस BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, ये कितना है 7.5 ml, 0.2 मोलर है ये कितना है पता नहीं है, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है तो इतने मोल इतने ही मोल से रिएक्ट करेगा, तो 7.5 ml मल्टीप्लाइड बाई 2 मोलर, वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे मोल, वॉल्यूम किस में मिलीमोल में, तो क्या आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मिलीमोल, तो 7 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 7.5 ml ऑफ 0.2 मोलर, ठीक है, तो ये 1.5 मिलीमोल हो गए x, और x मिलीमोल अपने पास किसके हैं ऑफ Na2CO3, किस में है 10 ml सैंपल में है, तो सैंपल आपने जानकर के 10 ml लिया है, जबकि सैंपल आपके पास कितना था 100 ml, तो 100 ml के अंदर एक्चुअली में NO2CO3 के कितने मोल रहे होंगे 10 टाइम्स रहे होंगे, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 Na2CO3 के मोल अपने पास कितने रहे होंगे 15, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 15 मिलीमोल। अब बताइए इसमें NO2CO3 नया भी है और पुराना भी है, तो पुराना अपने पास कितना है x और नया कितना है 5, तो नए 5 को आप माइनस कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मिलीमोल, तो Na2CO3 पुराने सैंपल में अपने पास कितना रहा होगा x मिलीमोल विच इज इक्वल टू 10 मिलीमोल। व्हाट इज द वेट ऑफ Na2CO3 इन ओरिजिनल सैंपल, तो ओरिजिनल सैंपल में Na2CO3 कितना है 10 मिलीमोल, इसका आंसर है 6.62 ग्राम है, नहीं 1.06 ग्राम है, देख लेते हैं आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो 10 इंटू 10⁻³ मोल हो गए मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास 106 ही होता है, ये 10⁻², 100 का भाग दे तो 1.06 ग्राम एग्जैक्ट आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन भी अपने पास बहुत अच्छा था, मिक्सचर का क्वेश्चन था, स्टोकियोमेट्री आपको अप्लाई करना है, मोल वाइज मैंने अप्रोच किया, एक का मोल अज्यूम कर लिया x, एक का मोल अज्यूम कर लिया y। ये इक्वेशन जो आपको दिया था वेट लॉस का, इस वेट लॉस से आपको क्या पता चल गया y की वैल्यू से आपको और क्या पता चल गया कि जो Na2CO3 है नया ये कितना बन गया और पुराना कितना है, तो नया कितना बन गया 5 मिलीमोल, पुराना कितना था x मिलीमोल, तो x प्लस 5 मिलीमोल Na2CO3 का सैंपल है, इस सैंपल को 100 ml तक डिसॉल्व किया हमने, फिर इसका 10 मिलीलीटर हमने इस्तेमाल किया, 10 मिलीलीटर इस्तेमाल करने से सैंपल के अंदर Na2CO3 के जितने भी मोल हैं उसका 1/10 पार्ट ही आएगा, और ये 1/10 पार्ट इससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के लिए ये इतना चाहिए, तो Na2CO3 कितना चाहिए ये आपने पता किया, यहाँ पर Na2CO3 कितना है ये 10 मिलीलीटर में प्रेजेंट था, तो 100 मिलीलीटर में कितना प्रेजेंट होगा जस्ट 10 टाइम्स, तो ये बेसिकली अपने पास कितना आ गया 15 में से 5 जो नया बना था उसको माइनस किया, तो 10 मिलीमोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो कि पुराने सैंपल में प्रेजेंट था उसकी वैल्यू आपने निकाल ली।